हाय एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी ड्रिल। और आज हम करेंगे अपना यूपीएससी 2014 का पेपर सोल, जिसका पार्ट सेकंड हम करेंगे, जिसमें पार्ट सेकंड में होगा तुम्हारा 50 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक। हमने इससे पहले पहले 50 क्वेश्चन कर लिए थे। तो हम शुरू करते हैं अपना 51 क्वेश्चन से, जिसमें वो पूछ रहा है कि टर्की इज़ लोकेटेड बिटवीन। तो अगर हम टर्की को देखें तो वैसे ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा अभी तो फ़िलहाल, कि तुम्हारा ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में है ये। पर अगर इससे रिलेटेड हम और लोकेशन देखें तो इसमें ना हमारे पास एक बहुत ये है, लोकेशन याद करने का एक स्कोप है जो आगे पीछे भी पूछता है कि टर्की तो ये रहा, टर्की का एक पार्ट ये वाला यहाँ है और पूरा का पूरा पार्ट एशिया में, यूरोप एशिया दोनों में आता है। तो ये जो हमारा फ्लो है ना, ये सी ऑफ अजो से लेके कर्च स्ट्रेट, ब्लैक सी, फिर बोस्फोरस स्ट्रेट, फिर उसके बाद सी ऑफ मरमारा, और सी ऑफ मरमारे के बाद डेंडलीज स्ट्रेट, और उसके बाद एशियन सी, ये वाला पूरा जो फ्लो है ये हमें याद करना है। तो सबसे पहले आता है हमारा सी ऑफ अजो, ठीक है, जो तुम्हारे ये क्रीमिया पेनिनसुला, जिसको रसिया ने वो कर लिया था, एनेक्स कर लिया था तो 2014 में, उसके ईस्ट में सी ऑफ एजो है। सी ऑफ एजो के बाद कर्च स्ट्रेट है, फिर ब्लैक सी है, ब्लैक सी को और सी ऑफ मरमारा को जो कनेक्ट करता है वो बोस्फोरस स्ट्रेट है, सी ऑफ मरमारा और एजियन सी को जो कनेक्ट करता है वो डेंडलीज स्ट्रेट है। तो इसको जैसे भी आप याद कर पाओ याद करना। मैंने तो कुल मिला के ऐसे एक ये याद किया हुआ है कि खर्च करो, जाओ, जाओ से अजाओ, जाओ खर्च करो ब्लैक मनी, वरना बुरे फंसोगे, मारे जाओगे डंडों से। कि जो ऐसा कुछ करके, जाओ से सी ऑफ अजो, खर्च करो से कर्च स्ट्रेट, ब्लैक मनी से ब्लैक सी, वरना बुरे फंसोगे से बोस्फोरस, मारे जाओगे मतलब मरमारा, और डंडों से मतलब डेंडलीज स्ट्रेट। ऐसे करके कुछ आप याद करने का बना सकते हो, पर ये फ्लो बनाना ही बनाना है क्योंकि ये कितनी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये देख लेना। इसमें हम चलते हैं अपना वापस क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। तो उसके बाद ये पूछ रहा है कि, तो इसमें बी ऑप्शन होगा तुम्हारा, व्हाट इज़ द करंट सीक्वेंस ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन साउथ ईस्ट एशिया एज वन प्रोसीड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो अगर हम देखें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये बोला नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग मैप देखोगे तो तुम लोगों को सबसे अच्छा समझ आएगा इसका। वैसे तो देखो, चलो मैं तुमको इसका भी एक मैप दिखाता हूँ। ये देखो, इसमें अगर हम देखें ये मैप है अपना। ठीक है, तो इसमें यहाँ इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है, सिंगापुर की सिंगापुर है, कुआलालंपुर मलेशिया की है, ये ब्रुनोई है, ये वियतनाम की, ये वियतनाम है पूरा ऐसे फैला हुआ ऐसे। ठीक है, और ये इसकी कैपिटल हनोई है। ऐसे करके हैं ये। तो अगर हम देखें अपना वापस ये पेपर खोलें हम, तो हमें पता चलेगा कि अगर हम ऑप्शंस देखें ठीक से, तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो सी ऑप्शन आता है, जकार्ता 3, और ये इन दोनों में से, इन चारों में से कट जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद 4 आएगा, यानी कि सिंगापुर आएगा या हनोई आएगा। उसके बाद ये आएगा तुम्हारा 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 बैंकॉक आएगा, और उसके बाद 2 आएगा हनोई। ऐसे फ्लो है ये। ठीक है, क्या, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 बोलता है, द साइंटिफिक व्यू इज़ दैट द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड। ये साइंस के हिसाब से ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री से ज़्यादा प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, शुड नॉट। ठीक है, जो हमारा आईपीसीसी की रिपोर्ट्स बहुत बोलती हैं कि इससे ज़्यादा अगर बढ़ जाएगा तो बहुत कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स आएंगे। पर वो बोल रहा है कि अगर 2 डिग्री की जगह 3 डिग्री बढ़ जाएगा टेम्परेचर, तो इसमें से वोट कैन बी इट्स पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। क्या ऐसा हो सकता है? ठीक है, तो ठीक है, हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। अगर टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ रहा है, उसकी जगह 3 डिग्री बढ़ाने की बात कर रहे हैं, नहीं बढ़ना चाहिए 2 डिग्री से बढ़िया। तो टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर
टेंड्स टुवर्ड अ नेट कार्बन सोर्स, कार्बन वो करने लगे, एमिट करने लगे। मे बी दैट कुड बी पॉसिबल। वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी, हाँ कोरल बहुत ज़्यादा मर जाएंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोरल तो मरेंगी, ठीक है। ऑल द ग्लोबल वेटलैंड विल परमानेंटली डिसअपियर। परमानेंटली डिसअपियर कैसे हो सकते हैं, ऐसे थोड़ी है, क्या पता, मतलब जैसे वेटलैंड का पानी सारा चला गया, मानो इतने भी मान लें, पर जब वापस अगर ऐसा पानी आया तो वो बंद तो जाएंगे ना वेटलैंड, परमानेंटली डिसअपियर तो नहीं होंगे ना। कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कैसे, सीरियल जो होते हैं ऐसे थोड़ी होगा कि कहीं भी पॉसिबल नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे एरिया होंगे पोलर्स में जहाँ पे 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे बर्फ पिघलेगी और हमारा क्या बनेगा, कल्टीवेशन एरिया बनेगा, तो वहाँ तो हो सकता है। तो हमारा इसमें जो आंसर आएगा वो हमारा ऐसा आंसर आएगा कि 1 और 2, ये बहुत ही दोनों वैसे ही स्टेटमेंट है, बहुत ही क्या एक्सट्रीम, ठीक है। तो ये स्टेट, अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 54 पे। बोल रहा है सत्यमेव जयते कहाँ से उठा गया है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से उठाया, ये फैक्ट है सीधा एक हिस्ट्री का। और भी कुछ टैगलाइंस तुम याद कर सकते हो अगर इससे PYQ देख रहे हो। सत्यमेव जयते यहाँ से है, तो तुम्हारा और क्या हो सकता है, जैसे तुम्हारा वो है कि इंडिया में जो G20 का वो बनाया था कि जो फैमिली पे होता है, संस्कृत की एक कोट है, इंडिया इज़ फैमिली, ऐसे करके कुछ। तो ये जो भी 2-4 संस्कृत की कोट्स हैं उनको देख सकते हो, कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 55 में बोल रहा है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन इट इज़ डायरेक्टली आर्टिकल 51, जो कि तुम्हारा DPSP में से है, ठीक है। हमको आर्टिकल लगभग कितने, जो 1 से तुम्हारा 4 है इंडियन इट्स पार्ट के, ये भी याद करने हैं। 5 से 11 में 1-2 याद करने की, 11 में पार्लियामेंट को पावर है, 5 में क्या है। फिर तुम्हारा 12 से 35 तक जो तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे एक पार्ट याद करना कि 14 का 1, 14 का 2, 14 का 3, 14 का 6 तक, ऐसे ही 15 आर्टिकल के पार्ट, 16 आर्टिकल के पार्ट, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक के सारे पार्ट, 51A के जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं ये सारे पार्ट, ये सब अच्छे से याद कर लो। ये प्रॉपर आर्टिकल्स कोट होते हैं, ये सीधा लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये देखो ऐसी बात भी नहीं है कि इसका ये पूछा ये कब बना था, ये क्या, ये पूछा बेनिफिट्स क्या होंगे। हमें दिख रहा वाटर सेट डेवलपमेंट कह रहे हैं हम, यानी कि नदियों का जो पानी आता है उसको अगर हम अच्छे से रोक लें या उसको यूज करें तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। सोयल रन ऑफ से प्रिवेंट करेगा, बिल्कुल सही बात है। जब पानी तेज से नहीं बहेगा तो सोयल रन ऑफ से बचेगा। लिंकिंग द कंट्रीज पेरेनियल रिवर विद सीजनल रिवर, नहीं ये इंटरलिंकिंग रिवर्स प्रोजेक्ट है, ठीक है, इंटरलिंकिंग रिवर्स प्रोजेक्ट जो था वो। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, ये तो होगा ही होगा अगर पानी के वो बना देंगे। फिर बोल रहा है रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, हाँ अगर पानी होगा तो नेचुरल वेजिटेशन रीजनरेट करेगी। तो इसका 1, 2 एंड वो 1, 3 एंड 4 हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ये वाला आंसर, ठीक है, ये ऑफिशियल आंसर है इसका, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। ये बोल रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद प्लानिंग इन इंडिया। तो प्लानिंग की बात है, ये एक तो बहुत ही ना वेगली फ्रेम्ड क्वेश्चन है, वेगली फ्रेम्ड है ये बहुत। क्यों, प्लानिंग तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी होती है, प्लानिंग सब टाइप की होगी टाइम के हिसाब से। अब ये देखो इसमें पता है ये इसका, मैं तुम्हें पहले आंसर ही बता देता हूँ इसका, ठीक है। इसका आंसर 2 और 5 है, ये वेगली अब मैं इस वो कराऊंगा। अब देखो इन्होंने कैसे बोला, ये बोल रहे हैं कि जो फाइनेंस कमीशन है वो फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, जनरल प्लानिंग नहीं करता, तो ये नहीं आएगा। NDC तो थी ही प्लानिंग आर्म, हमने 2013 के उसमें भी देखा था NDC पे कितने सारे क्वेश्चन बने थे। फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये प्लानिंग नहीं करती इनके हिसाब से। 4 भी प्लानिंग नहीं करती। पार्लियामेंट प्लानिंग करती है, पार्लियामेंट तो आना ही आना था, ठीक है। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री प्लानिंग ना करे, करती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन, ये स्पेसिफिक एरिया में करेंगे। पर ऐसा तो बोल ही नहीं रहा ना ये कि फॉलोइंग किस स्पेसिफिक एरिया में करते हैं नहीं करते क्या है। तो ये ना बहुत वेगली फ्रेम्ड क्वेश्चन है ये, मतलब इनको जितनी वाइडरली हम मतलब इंटरप्रेट करें वो उतना अच्छा होता है। पर अब देख लो तुम इस क्वेश्चन को ऐसे कुछ आएगा तो क्या करोगे। वैसे तो ये बहुत कम ही होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। इसका आंसर 2 और 5।
उसके बाद बोल रहा है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के बारे में कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के फंक्शंस क्या होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग होगी उसके लिए एजेंडा बनाएगा, सही बात है। सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस टू द कैबिनेट कमिटी, असिस्टेंट देगा। एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्री, अरे नहीं भैया कैबिनेट सेक्रेटेरिएट नहीं करती, पूरी लोकसभा ही करती है और उसमें भी अलग अलग कमेटी होती हैं, वो करती हैं पूरा। ये तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात है, ये बोलना चाह रहा बजट कि बजट ये देता है क्या कैबिनेट सेक्रेटेरिएट? नहीं भाई, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट तो कैबिनेट ऐसा आम है जो ऑफिसर्स होते हैं, जो बड़े मिनिस्टर्स हैं उनको फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा 1 और 2, है ना। इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 1 और 2, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे तो ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करता है। तो इसका ये ऐसे होता है कि अगर तुम हमेशा ऐसा देखो कि मोनार्की से, हमारी राजाओं से, ये डेमोक्रेटिक या जो और भी जितने भी किसी टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक है या सोशलिस्ट है या कम्युनिस्ट है, ये जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं ये आई हैं, ऐसे करके आया था हमारा। तो ये बोला गया है कि इन सारी जो गवर्नमेंट है उन पे ना हम एक कॉन्स्टिट्यूशन लगाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होगा? ये होंगे रूल्स, जिस रूल्स ऑफ लैंड, जिस हिसाब से वो लैंड गवर्न होगी। और ये रूल्स कई सारी जगह में रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे कि इंडिया है, और कई सारी जगह में अनरिटिन है जैसे कि यूके है। तो ये जो होगा रूल्स होंगे, इन रूल्स में क्या होगा? इन रूल्स में होगा कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती। और ज्यादातर इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट को करना तो बहुत सारे काम है, हम ट्राई करते हैं गवर्नमेंट के वो चीजें करें जो गवर्नमेंट नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट को डेस्पोटिक रूल नहीं लाना चाहिए, गवर्नमेंट को अथॉरिटेरियन नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमारे जिस नेचर के फंडामेंटल राइट्स हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचुरल फॉर्म है वो बोला ही ये जाता है कि वो गवर्नमेंट को लिमिट करेगा, लोगों को फ्रीडम्स देगा। तो इस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमेशा देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा देखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा देखा जाता है कि गवर्नमेंट को लिमिट करेगा। इट प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। नहीं भाई, ये उल्टा बोल रहा है, ये देखो इसका उल्टा अब यहाँ सही बोलेगा। प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। लोगों को क्या करेगा? फ्रीडम देगा और स्टेट पे वो लगाएगा तुम्हारा रेस्ट्रिक्शंस। तो इसका आंसर होगा ओनली 252, ठीक है। उसके बाद हम 60 देखते हैं। ये बोल रहा है कि गवर्नर को कौन कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर दी गई। डिस्क्रिशनरी पावर्स का मतलब होता है जो वो मन से करे, अपने दिमाग से, उसमें किसी की हेल्प ना ले, ठीक है। तो यूजुअली तो क्या करते हैं गवर्नर और पीएम्स, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, सीओएम जो सेंट्रल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसकी हेल्प से करता है प्रेसिडेंट। जो स्टेट की सीओएम होती है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके हिसाब से करता है गवर्नर। यूजुअल काम चलता है ये, पर कुछ कुछ जगहों में जो ये है गवर्नर, उसको डिस्क्रिशनरी पावर्स काफी ज्यादा है। और ये बहुत ही वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है यूपीएससी का कि डिस्क्रिशनरी पावर पूछेंगे 50 बार पूछ रखे, तो इसको याद करना, ठीक है। कि डिस्क्रिशनरी पावर पूछते हैं। तो क्या क्या डिस्क्रिशनरी पावर हैं? सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल, बिल्कुल सही बात है ये। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, ये नहीं, देखो सीन ऐसा, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स होता है जो मेजोरिटी रूल होता है, उसके हिसाब से एक पार्टी बनती है, जो तुम्हारी मेजोरिटी पार्टी होती है स्टेट में, और वो गवर्नमेंट बनाती है, वो अपॉइंट करती है मिनिस्टर्स। और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो उसके हिसाब से ही अपॉइंट होते हैं, उस गवर्नमेंट के हिसाब से। तो ये खुद अपने डिस्क्रिशन पे नहीं करता। रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। ये आर्टिकल 200 में इसे स्पेसिफिक पावर दी गई है गवर्नर को कि वो कुछ बिल्स को स्टेट लेजिस्लेचर को क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए रख सकता है। फिर बोलता है मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का बिजनेस कैसे कंडक्ट होगा, ये सारा वो काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प से करता है, अकेले नहीं करता। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा 1 और 3 सही होगा। और अगर इसको हम देखेंगे तो इसका आंसर यही 1 और 3 आ जाएगा, तुम्हारा बी आंसर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तुम्हारा क्या, इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज्ड इन द कंट्री इन एन इकोनॉमी, अगर इंटरेस्ट रेट क्या हो गए, बढ़ गए तुम्हारा, तो क्या होगा, तुम्हारा डिक्रीज द कंजम्पशन
डिक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द कंट्री, उसके बाद इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ द कंट्री, इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द कंट्री, और उसके बाद इंक्रीज द टोटल सेविंग्स इन द कंट्री। अब तुम सबसे पहले ये सुनो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, इसका मतलब है मार्केट में अब लोग कम लोन लेंगे, कम लोन लेंगे तो कम खर्चा करेंगे। ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है यूजुअली, जो आरबीआई बढ़ाती है अपना रेपो रेट, उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, तो वो बढ़ाती है मनी सप्लाई के हिसाब से कि मनी सप्लाई को कम करूं या ज़्यादा करूं, ठीक है। तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट रेट ये डिक्रीज कर रहा है, सबसे पहली बात यानी कि इसमें क्या हो गया, मनी ज़्यादा आ गई है मार्केट में, इंटरेस्ट कम हो गया, लोग ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा मनी होगी, ज़्यादा खर्चा होगा, ज़्यादा खर्चा होगा तो किसी चीज़ पर लगेगा। तो बोल रहे हैं कि डिक्रीज द कंजम्पशन, नहीं उल्टा है ये, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो लोग खाते हैं, कंजम्पशन पे खर्चा करते हैं वो घट जाएगा, नहीं। इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन क्यों बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट ही तो हुआ है। दूसरा, टैक्स कलेक्शन से तो इंटरेस्ट रेट का भी मतलब होता नहीं है। इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट, हाँ ये होगा ना, लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, टोटल सेविंग बढ़ जाएंगी, नहीं टोटल सेविंग क्यों बढ़ेगी भाई, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होगा, इसका ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। उसके बाद तुम्हारा ये बोल रहा है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ, देखो यहाँ खेल दिया इसने, नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, यहाँ पे नेम ऑफ प्रेसिडेंट होगा। ये तो सीधा सीधा बोला जाता है, शायद आर्टिकल 54 में बोलते हैं या किसमें, कि सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो होंगे वो प्रेसिडेंट के नेम में लिए जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के नहीं। तो दो तो काट दो, पहला वाला तो सेम वो प्रेसिडेंट गवर्नर की पावर वाली है कि ये भी रूल्स बनाता है, अच्छे से कंडक्ट हो जाए बिजनेस इस चीज़ का, वैसे वो सीओएम के हिसाब से बनाता है। प्रेसिडेंट को तो हमारे यहाँ बहुत ही कम डिस्क्रिशनरी पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा भी नहीं हुआ है कि डिस्क्रिशनरी पावर है ही नहीं। वो तो हम क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं, तब समझ पाते हैं कि हाँ ये तो डिस्क्रिशनरी पावर है, लिखी नहीं हुई डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 63 पे, ठीक है। क्वेश्चन तो इसका ओनली ऑप्शन 1 हो जाएगा पहले वाले का, है ना। वो बोल रहा है कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में जो लिखा हुआ वो बताओ। देयर इज नो मेंशन ऑफ द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, एक कन्वेंशन है इंडिया में। कन्वेंशन का क्या मतलब होता है, प्रथा है, पहले से चलती आ रही है कि अगर अपोजिशन पार्टी को लगेगा कि जो रूलिंग पार्टी है अब उसका कॉन्फिडेंस नहीं रहा, उसके मतलब मेजोरिटी नंबर नहीं रही उसके पास, तो क्या करेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है मेंशन, ये बिल्कुल सही बात है। मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन, हाँ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होती है। तो ये दोनों के दोनों 63 के दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, तुम्हारा सही हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि विद रेफरेंस टू द नीम ट्री कंसिडर द फॉलोइंग, जो नीम ट्री होता है उसके बारे में बताओ। नीम ऑयल कैन बी यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड टू कंट्रोल द प्रोलिफरेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड माइट, बिल्कुल सही कह रहा। नीम के तो पत्ते हम इन दिनों इन जनरल वैसे ही जलाते हैं मच्छर भगाने के लिए, तो ये कर देंगे। नीम सीड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोफ्यूल्स एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट, नहीं बायोफ्यूल्स नहीं बनते। बायोफ्यूल्स बनाने के लिए तुम बायोफ्यूल्स देखोगे जनरेशन 1, जनरेशन 1, 2, 3 ऐसे करके बनाए हुए हैं, वो फूड क्रॉप से, ये नॉन फूड क्रॉप से, तीसरा वाला टैक्स से कुछ, और चौथा वाला जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिक वो हैं एल्गीज, उनसे बनाते हैं, ऐसे करके हैं ये, इससे नहीं बनता। नीम ऑयल हैज एप्लीकेशन इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3, 64 का आंसर, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, इसमें से भी जो फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, ये तो बहुत ही बेसिक हो गया। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में होता है कि फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर हो जाती है। फ्री एनर्जी कैसे कौन सी होती है, सनलाइट को पकड़ के वो होती है, और क्या होता है तुम्हारा जो ATP होती है उसमें बदल जाती है, और वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाती है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी उसको क्या करेंगे हम, या प्लांट्स की बॉडीज़ में वो हो जाती है, हमारी बॉडी में नहीं प्लांट्स की बॉडीज़ में वो स्टोर हो जाती है, और उससे जो ऊपर के कंज्यूमर्स हैं जो भी हैं सब उसको खा लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा तुम्हारा 65 का बी, ठीक है।
उसके बाद हम चलते हैं अपना 66 पे। वो पूछ रहा है कि in addition to the fingerprint scanning which of the following can be used in the biometric identification में फिंगरप्रिंट स्कैनिंग तो होती है ही, और क्या यूज़ कर सकते हैं? आइरिस स्कैनिंग, आँख को देखते हैं, यस। रेटिनल स्कैनिंग, यस। वॉइस रिकॉग्निशन, यस। ये तीनों ही होते हैं, तो इसका 1 2 3 आ जाएगा। ये आइडेंटिफिकेशंस में यूज होते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद पता ये वाला जो ये जैसे ये SNT का क्वेश्चन है, अगर आप लोग ठीक से देखो ना, SNT में बहुत बार ऑल 4 आते हैं। ये तुम्हें शुरू में ही नहीं करना है ऑल 4। ये सारी चीज़ें देख के क्या हमको सीखना है, ऐसा है कि सबसे पहले जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसको करेंगे फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू पे क्वेश्चन करने का क्या मतलब है? फेस वैल्यू पे क्वेश्चन करने का मतलब है कि जो भी फैक्ट हमें एग्जाम में कनेक्ट करेगा सबसे शुरू में, या हमें जो याद आएगा सबसे पहले हम उसी पे जाएंगे, क्योंकि वो हमारी सीखी हुई याद करी हुई नॉलेज है। उसके हिसाब से कुछ हो रहा है तो अच्छा है, नहीं हो रहा तो हम देखेंगे कि यूजुअली ऑल 4 होता है, तब हम ऑल 4 लगाएंगे। इसका मतलब है ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट के लिए, मतलब थर्ड राउंड के लिए छोड़ देंगे कि थर्ड राउंड में करेंगे हमें। ये थर्ड और सेकंड राउंड में कैसे कह रहा हूँ, तो पेपर तुम्हें अटेम्प्ट भी जब अपना करोगे तो वो ऑलमोस्ट 3 राउंड्स में करना। सब 3 राउंड में करते हैं, 3 की जगह 2 राउंड में भी कर सकते हो, पर 1 राउंड में तो मत, बिल्कुल मत करना। 1 राउंड में करोगे तो तुम फंस जाओगे भाई। तो क्या करना, सबसे पहले 35 से 40 क्वेश्चन वो करने हैं, या 30 से 35 क्वेश्चन, या 25 से 30 क्वेश्चन, जितने भी हों वो करने हैं, जिसमें क्या होता है तुम्हें श्योर होता ही है कि श्योर है, या जिसमें तुम क्या करोगे, ऐसे वो करोगे कि इसमें 2 ऑप्शन कट गए और 2 ऑप्शन अभी और बचे हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन कट गए, 2 बचे हैं, तो इसको सेकंड में देखेंगे। थर्ड के लिए जिनमें हवा ही नहीं है, फिर बस तुक्का लगाएंगे या वो करेंगे। तो ऐसे साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में अगर ना हवा लगे तो ज़्यादातर ध्यान देना कि अगर और कुछ लगा रहे तुक्के में तो ज़्यादातर और लगाओ, तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। तो वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या मतलब होता है? ऐसे मतलब होता है कि कुछ पेड़ के पत्ते लगा दो, ठीक है, तो उस अगर ये पत्ता हमने लगा दिया, उस पत्ते में भी जड़ आ जाएंगी और वो फैल जाएगा। या इस कोई पेड़ होता है, जैसे केले का पेड़ होता है, केले के पेड़ में ऐसा होता है कि उसकी छोटी सी जड़ भी होती है, उसको कहीं लगा देते हैं तो वो हो जाती है। या शुगर केन होता है, शुगर केन का एक पार्ट छोटा सा काट के उसको मिट्टी में दबा देंगे तो उसमें से पेड़ हो जाएगा। तो ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको जो कि वेजिटेटिव ग्रोथ से होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पूछना है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसके बाद और आगे भी कई 1-2 पेपर में पूछा है कि ये प्लांट करता है या नहीं करता, वो वाला प्लांट करता नहीं करता, तो इसके बारे में और भी पढ़ लेना। अभी हम देखते हैं क्या पूछा है। वो बोल रहा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोड्यूसेस क्लोनल पॉपुलेशन। क्लोनल का क्या मतलब होता है? सेम जो प्लांट था उसी के जैसा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही तो होता है। केले का अगर तुम एक ऐसा छोटा पौधा उसको लगाओगे तो उसमें से भी केला ही उगेगा, ऐसे थोड़ी उसमें से आम उग जाएगा भाई। फिर उसके बाद बोले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द वायरस। वायरस पे ऐसा कुछ क्या हो जाएगा, अगर हमारा हमने ऐसे गन्ना दाब दिया है नीचे, ठीक है, तो इसमें से अगर पेड़ निकला तो वायरस को कैसे एलिमिनेट करेगा, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बी प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द एरिया। हाँ कभी भी लगा देते हैं, तो इसका 1 और 3 हो जाएगा, आंसर 2 नहीं होगा। ये देखो अगर क्वेश्चन तुम लोग थोड़ा सा हल्के से ठीक से मतलब जानते भी वर्डिंग ही कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होती है, तुमको थोड़ा भी एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड होता तो कर लेते तुम लोग। फिर हम 68 देखते हैं। कैसिनी ह्यूजेन, ये स्पेसक्राफ्ट है, उनका क्या पर्पज़ था, ये सीधा पूछा हुआ। मैसेंजर वॉयेज, तो ये जो तुम्हारा इसमें आंसर है, सबसे पहले तो तुम्हारा देखो ये बोल रहा है ना कि कैसिनी ह्यूजेंस जो वो वीनस के लिए भेजा गया था, नहीं ये सैटर्न एंड उसके आसपास के मून्स के लिए भेजा गया था, तो ये सबसे पहले 1 कटेगा। मैसेंजर भी ठीक है, वॉयेजर भी ठीक है, इसने मरकरी की ही मैपिंग करी थी, और वॉयेजर 1 और 2 सोलर जो तुम्हारा सिस्टम है उससे आगे भी पहुंच गए हैं, जाए जा रहे हैं, कुछ ऐसा सिस्टम है, ठीक है, अभी तक चल ही रहे हैं ये। तो इनका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 68 का 2 और 3। ये भी साइंस एंड टेक का ही क्वेश्चन है, ये जो पूछे हुए हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से, इनको देख लेना। मेजर मिशंस जो आते हैं तुम्हारे, उनको थोड़ा तो याद कर लेना, अच्छा रहेगा, पूछते रहते हैं यूजुअली, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं तुम्हारा 69 पे। 69 में पूछा कुछ रीज़न है और वेल नोन फॉर द प्रोडक्शन के हैं वो। तो किन्नौर है वो हिमाचल प्रदेश में, और वो सेब के लिए फेमस है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अरी का नट जो होता है वो होती है सुपारी, और जो सुपारी है ना वो होती है साउथ इंडिया में,
तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। मेवात जो है वो राजस्थान में है, वो मैंगो के लिए है, ये बात भी गलत है। मेवात बस एग्रीकल्चरली रीज़न है, जो माइनॉरिटीज़ पॉपुलेटेड है, इसलिए यूजुअली बहुत बार कन्फ्लिक्ट्स में रहता है, दिखता है। फिर कोरोमंडल जो सोयाबीन है, कोरोमंडल कोस्ट है तुम्हारा, ये तमिलनाडु का ईस्टर्न नीचे का कोस्ट है। जो सोयाबीन होती है वो होती है एमपी में, एमपी को जो बोलते हैं, एमपी को बोलते हैं सोयाबीन टाइटल, सोयाबीन स्टेट ऐसे बोलते हैं, एमपी सबसे ज़्यादा करता है। तो ये भी नहीं, ये तुम्हारा सेंट्रल इंडिया में होता है। तो ये इसका आंसर नन हो जाएगा, इसमें कोई सा भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 वो बोल रहा है कि इनमें से कौन है केमिकल चेंज के एग्जांपल्स, जिसमें केमिकल चेंज हुआ हो। ये हमने 6 से 8 तक की जो साइंस की बुक होती है उसमें पढ़ते ही हैं हम कि ये केमिकल चेंज है या फिर ये फिजिकल चेंज है, ये क्या है इस टाइप का। तो बोला क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो होता है, सोडियम क्लोराइड होता क्या है, NaCl। NaCl का क्या मतलब होता है, नमक। नमक के क्रिस्टल्स बन जाए तो उसमें कुछ केमिकल चेंज होता है क्या, भैया नहीं, उसका केमिकल चेंज नहीं होता, मॉइस्चर लग जाता है, कभी कभी ढेले बन जाते हैं नमक। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ पिघल गया, अरे बर्फ पिघल गया तो पानी बन गया, केमिकल चेंज थोड़ी हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, ये भी नहीं है। फिर सोरिंग ऑफ मिल्क, हाँ खट्टा होना, तो ये खट्टा जो होता है वो बैक्टीरियल ग्रोथ से ही होता है, केमिकल्स उसमें नए वो बैक्टीरियाज बना लेते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो जो तुम्हारा 3 ओनली है इसमें ये आएगा 70 में, और आएगा ही नहीं कुछ भी, ठीक है। उसके बाद हम 71 पे चलते हैं। 71 पे चलते हैं कि द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स इन, तुम्हारा किस में करती है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में। ये सुप्रीम कोर्ट की जो फंक्शंस हैं और जो उसकी पावर्स हैं, ऐसे ही जो प्रेसिडेंट है उसके फंक्शंस हैं, उसकी पावर्स हैं, ये सब हॉट टॉपिक्स हैं यूपीएससी के, ये पूछते ही पूछते हैं हर साल कुछ ना कुछ। तो ये चीज़ें PYQ से भी देख लो और अच्छी बेसिक्स बुक से कर लो, उसमें भी अच्छी दी हुई है वैसे लक्ष्मीकांत में। तो जो तुम्हारा आर्टिकल 131 है वो सीधा बोलता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है ये। उसके बाद बोल रहा है कि ये जो फॉलोइंग टेक्निक्स हैं, फेनोमेना, उन पे बात करते हैं। बडिंग एंड ग्राफ्टिंग इन फ्रूट प्लांट्स। फ्रूट प्लांट्स में करते हैं ना कि आम की एक टहनी किसी और वाले आम का, नीले वाले ये कुछ अलग टाइप का आम का किसी और टाइप के आम में लगा दिया तो कुछ और आ गया, या ऐसे करते हैं बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। फिर तुम्हारा बोला साइटोप्लाज्मेटिक मेल स्टेरिलिटी, ये ऐसे करते हैं कि एक बीज जो कंपनी बनाती है वो ऐसे बनाती है कि ये बीज है, अगर इसको अब तुम खेत में गाड़ दोगे तो इससे एक पेड़ हो जाएगा, पर ये जो पेड़ होगा इस पे जब बीज आएंगे तो वो जो बीज होंगे ना उनको वापस गाड़ने से क्या होगा, पेड़ नहीं उमजेगा। क्यों, क्योंकि मतलब ये कंपनी बनाती है अपने प्रॉफिट के लिए, जिससे कि क्या उनको बार बार किसान को ये नए बीज खरीदने पड़े। जैसे एक बार लगा दिया उससे पेड़ हो गए, इन सबको बेच और नए बीज खरीद, ये स्टेरिलिटी करते थे। तो ये स्टेरिलिटी कर ही जाती है तुम्हारा ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। ट्रांसजेनिक का क्या मतलब होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ट्रांसफर किया गया, हाँ इसमें भी करते हैं। फिर जीन साइलेंसिंग में भी ऐसे ही करते हैं। तो ये जो 2 और 3 है ना, ये इसका आंसर आएगा। बडिंग और ग्राफ्टिंग में जीन्स का नहीं चेंज होता कुछ भी, बस सीधा फिजिकली उसको पेड़ को इधर उधर लगा देते हैं, ठीक है। तो 72 में आंसर आ जाएगा 2 और 3। फिर उसके बाद हम चलते हैं तुम्हारा 73 पे, वो बोल रहा है मेज, मक्का जो होती है, कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, बिल्कुल सही बात है। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी फीडबैक फॉर बायोडीजल, हाँ फूड क्रॉप है और हमने देखा भी है बायो फ्यूल्स में, बायोडीजल्स में कि ये यूज़ करते हैं। एल्कोहलिक बेवरेज कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग एल्कोहल, तो बनाई, अरे भैया ये तो तीनों स्टेटमेंट ठीक है, 1 2 3 73 का, ठीक है। ये तुम बायोफ्यूल्स में, बायोफ्यूल्स के देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी भी E20 पे बहुत ज़्यादा वो चलती रहती है कि इंडिया ने बिना अच्छे से टेक्नोलॉजी की इम्प्रूव किए हुए E20 लगा दिया, 20% इथेनॉल प्रोडक्शन कर, इथेनॉल मिक्सिंग कर रहे हैं हम। राजस्थान में अभी इथेनॉल प्लांट पे बहुत सारे किसानों ने हमला कर दिया था एक पे। तो इथेनॉल, इथेनॉल ब्लेंडिंग, बायोडीजल्स, बायोफ्यूल्स, ये सब हमेशा हॉट टॉपिक्स रहते हैं, पढ़ो इनको। PYQs भी बोल रहा है तो अच्छे से याद कर लो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं तुम्हारा किस में, 74 में। वो बोल रहा है कि विच वन डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ अदर 3, एक कौन सा अलग है और 3 एक हैं।
तो इसमें ऐसा है, जो क्रैब है ना वो क्रस्टेशियंस है। इसके तो स्पेलिंग मुझे भी नहीं पता भाई, CRUSTACEA, क्रस्टेशियंस। ये क्या होते हैं? क्रस्टेशियंस होते हैं जैसे कोरल्स होती हैं क्या, कि ये ना सीक्रेट करते हैं, लाइम चूना सीक्रेट करते हैं, ये उसका खोल बनाते हैं अपनी बॉडी पर जिसे प्रोटेक्ट कर पाए। ये जो माइट, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, मंकी, ये स्पाइडर मतलब तुम्हारा स्पाइडर मतलब स्पाइडर, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं आर्केनीडा, ARCHANID, आर्केनीडा। ठीक है, ये क्या है वैसे दोनों? ये है किंगडम्स। बायोलॉजी में पढ़ोगे थोड़े से बेसिक्स में, तो फिर जैसे कोई फैमिली आती है, किंगडम आती है, तो ऐसे बाइफर्केशंस हैं, तो वो थोड़ा पढ़ लेना एनसीईआरटी में, बस एक ही जगह कि किस किस चीज़ को कहाँ कहाँ रखा है, क्योंकि बायोलॉजी में कितनी बार इसी चीज़ को यूपीएससी में पूछते हैं। उसके बाद 75 पे चलते हैं हम। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। सुप्रीम कोर्ट के जज का नंबर कौन बढ़ाएगा? पार्लियामेंट बढ़ाएगी। क्यों? आर्टिकल 124 सीधा बोलता है कि देयर विल बी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, एंड अदर जज अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट अदर जज होंगे, एक CJI होगा, तो पार्लियामेंट करती है हमारे यहाँ। करंट में सिचुएशन देखें तो हमारे यहाँ टोटल 34 हैं, 1 है हमारा CJI और 33 हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। ऐसा चल रहा है अभी फिलहाल में। अब हम देखते हैं ये तुम्हारा कि विच ऑफ द अबव आर फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ी या फैब्रिक। साड़ी के लिए कौन कौन से फेमस है? चंदेरी हमें पता है साड़ी होती है, कांचीपुरम की भी साड़ी होती है, करनाल जो है तुम्हारा हरियाणा में, इसमें क्या है? ये एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, यहाँ एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट्स है। ये डेयरी के लिए फेमस है, यहाँ डेयरी के से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं। फिर तुम्हारा भद्राचलम, ये जो है ये एक रिलीजियस साइट है, जिसमें ये माना जाता है कि यहाँ पर रामायण के हिसाब से राम जी आए थे और उन्होंने कुछ तो किया था। ठीक है, ये रिलीजियस साइट है, कोई हिंदुज़म से रिलेटेड। ठीक है, तो तुम्हारा 2 और 3 है इसमें सही आंसर, ये दोनों तुम्हारे गलत हैं। ये वैसे एकदम एब्सर्ड से क्वेश्चन होते हैं कि किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए कुछ ऐसा पर्टिकुलर हम यूपीएससी में पढ़ते भी नहीं, याद भी नहीं करते हैं, तो इन चीज़ों को क्या करो, इन चीज़ों को ऐसे रहने दो। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर याद करोगे। ये करने के लिए ऐसे हो सकता था कि कांचीपुरम और चंदेरी तुम वहाँ से याद कर सकते थे कि ये पेंटिंग भी होती हैं, पेंटिंग भी आती है, तो पेंटिंग के साथ साथ ये पेंटिंग हाउसेस भी हैं, तो यहाँ साड़ियों के प्रिंट्स भी ये भी बनते हैं। या फिर तुम कॉटन के सेंटर देखोगे, कॉटन कहाँ कहाँ होती है, सिल्क के सेंटर देखोगे कहाँ कहाँ होती है, तो उससे थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो। अदरवाइज ऐसे तो करना इस क्वेश्चन को बहुत मुश्किल ही है। तो 2 और 3 इसका आंसर आ गया। अभी इसमें देख रहे हैं हम कि इनको पेयर करो, नेशनल हाईवे और सिटीज़ कौन कौन से कनेक्टेड है। सबसे पहली बात तो ये कि ये 2014 का हम कर रहे हैं, अब ये जो नेशनल हाईवेज़ हैं इनके नाम चेंज हो गए हैं और डिफरेंट नेशनल हाईवेज़ बन गए हैं, तो ये ओल्ड हो गया क्वेश्चन, इसको याद करने का कोई मतलब नहीं। अब के फिलहाल के अगर याद करने हैं फिर भी इस पर अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो कुछ ऐसा सीन है। देखो मैं तुमको ठीक से बताऊँ तो नेशनल 48 जो है वो पूरा मुंबई टू चेन्नई जाता है, चेन्नई टू हैदराबाद नहीं, नेशनल हाईवे मुंबई से चेन्नई जाता है। अभी फिलहाल ये नेशनल हाईवे 48 का पार्ट हो गया, NH 48 का, ठीक है, और ये मुंबई टू चेन्नई जाता है। उसके बाद NH जो 6 है वो तुम्हारा सूरत टू कोलकाता जाता है, मतलब गुजरात टू कोलकाता। पर अब ये जो नेशनल हाईवे 6 है ये बन गया है नेशनल हाईवे 59 या 52 का किसी का पार्ट। फिर नेशनल हाईवे 15 जो है ये भी नहीं है, तो ये पुराने हैं सारे, इनको अब याद करके क्या करेंगे देख लेना तुम, नए हाईवेज कुछ याद करने हो तो, ठीक है। फिलहाल अगर इसका वैसे आंसर देखते तो इसका आंसर नन है, इनमें से कोई सा भी ठीक नहीं है। फिर हम देख रहे हैं कि विच कंसीडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट दिए हुए हैं और क्या करना है इसमें देखो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में कि विच ऑफ द अबाउ हैव अ बियरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी पे इनमें से किससे असर पड़ेगा, ठीक है। तो बोले द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, प्लांट के जेनेटिक रिसोर्सेज पे कोई वो है इंटरनेशनल कन्वेंशन, ये फेमस है, तुम लोग इसको पढ़ोगे, फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो हाँ, प्लांट के जेनेटिक रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे, घटाएंगे, सेव करेंगे तो उसे बायोडाइवर्सिटी पे तो फर्क पड़ेगा ही बिल्कुल। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, कम्बैट करेंगे तो भी प्लांट की बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाएगी।
द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन वैसे ये यस आएगा, कैसे आएगा मैं बताता हूँ तुमको। ये यूनेस्को की ये कन्वेंशन है जिसमें हम क्या करते हैं, नेचुरल प्लस कल्चरल दोनों साइट्स को क्या करते हैं, सेव करते हैं। और अगर नेचुरल साइट को सेव करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, अगर हम ठीक से देखेंगे तो 79 का आंसर आएगा, 3 1 2 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो अर्थार से रिलेटेड है, अर्थार से रिलेटेड कंसिडर करो। अर्थ इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ यूएनपी एंड यूनेस्को, नहीं भाई ये तुम्हारा इनिशिएटिव है तुम्हारा वर्ल्ड वाइड फंड का। ये क्या है अर्थार कि ये मार्च के लास्ट वीक में, मैं यूजुअली फ्राइडेज को हर साल में अपने सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज हैं उनको सब बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए 1 घंटा किया जाता है ये। ठीक है, इट्स अ मूवमेंट इन विच द पार्टिसिपेंट स्विच ऑफ द लाइट्स फॉर 1 आवर ऑन अ सर्टेन डे एवरी ईयर। हाँ, ये मार्च के लास्ट वीक में मनाते हैं यूजुअली अभी। इट्स अ मूवमेंट टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेटिक चेंज एंड द नीड टू सेव द प्लैनेट, बिल्कुल सही है, प्लैनेट को सेव करने की बात करते हैं। तो ये 2 और 3 है इसका सही आंसर, बस 1 नहीं है, ये WWF का चलता है। उसके बाद वो बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ फूड चेन, फूड चेन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो ये डायटम्स, क्रस्टेशियस, हेरिंग्स है। सबसे पहले तो देखो ये क्या होती है, ये होती है एक मछली। डायटम्स क्या होते हैं, ये होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो डायटम्स बीच में तो नहीं आएंगे, शुरू तो डायटम्स से ही होगा, ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इसमें बीच में मछली है, बीच में मछली ऊपर होगी सबसे ऊपर। डायटम्स मछली और फिर क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस क्या बताए थे मैंने, जो कि क्या बनाते हैं, जैसे कोरल्स होते हैं, कोरल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो डायटम्स के सीधे बाद क्रस्टेशियंस आएंगे, उसके बाद मछली आएगी। तो ये जो ए ऑप्शन है ना, ये है, ये क्या है, ये एक जो ओशियनिक है, ओशियनिक एक्वेटिक फूड चेन है, ओशियनिक एक्वेटिक फूड चेन है। तो इसको आप लोग याद कर लेना, ए ऑप्शन आएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, द पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था, कब तक रहा, वो रहा 1911 तक, जब तक तुम्हारा जॉर्ज 5 आए और तुम्हारा दिल्ली दरबार लगा और इसको एबोलिश किया गया कि बंगाल का पार्टीशन नहीं हुआ। तब ही तुम्हारा कोलकाता से दिल्ली जो कैपिटल थी हमारी शिफ्ट की गई थी। ये जो 1911 में लगा था, ये शायद सेकंड दिल्ली दरबार था। फर्स्ट दिल्ली दरबार जो लगा था वो लगा था 1885 अराउंड, इसके यहाँ का भी लगा था। ये सेकंड दिल्ली दरबार था। दिल्ली दरबार का मतलब होता था कि दिल्ली में लोग आते थे, बहुत इंपॉर्टेंट अंग्रेजों के राजा वाजा सब मिलके, और फिर क्या करते थे, ये अपनी जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस थे वो लिया करते थे। तो ये था तुम्हारा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं 1929 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था, उसकी सिग्निफिकेंस जो है इन द इंडिया फ्रीडम मूवमेंट वो क्यों है, क्योंकि 1929 का जो ये था, ये सूरत सेशन था जिसमें हमने बोला था कि हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज पार्ट ऑफ सेंट्रल अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज एडोप्टेड एज द गोल ऑफ कांग्रेस। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इजी क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है भाई, उसके बाद पूछ रहे हैं कि ये जो सतारिया डांस है आसाम का, उसके बारे में बताओ। सतारिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, बिल्कुल सही है। इट्स अ सेंचुरी ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ वैष्णवाइट्स ऑफ आसाम, ये भी सही है। ये जो इसका ऑप्शन नंबर जो वो है ना, ये ऐसे है कि इट्स बेस्ड ऑन क्लासिकल रागाज एंड तालाज ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स कंपोज्ड बाय तुलसीदास, कबीर एंड मीराबाई। तो इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि जो राग होते हैं ना, उनसे उनके वो गाए जाते हैं। नहीं, इसमें क्या होता है, इसमें सीन ऐसा है कि एक बोर गीत होते हैं। बोर गीत का क्या मतलब होता है, बोर गीत होते हैं लोकल सॉन्ग्स इन आसामीज। और जो ये जो बोर गीत होते हैं ये किस पे बेस्ड होते हैं, ये होते हैं तुम्हारा भजन्स ऑफ शंकर देव है।
ये जो क्लासिकल डांस है हमारे 6, उनमें से एक पर क्वेश्चन है। तो हम देखें तो 1 और 2 सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। तो जो तुम्हारा 83 है उसका आ जाएगा 1 और 2। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 84 हम देख रहे हैं कि चैत्र वन ऑफ नेशनल कैलेंडर है बेस्ड ऑन द साका इरा, वो कोरेस्पॉन्ड करता है जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है हमारा, मतलब जो साका इरा पे बना हुआ कैलेंडर है वो अपना जो जनवरी फरवरी चलता है ग्रिगोरियन कैलेंडर, उसमें कब आता है, कब उसके साथ आता है, तो वो आता है तुम्हारा मार्च में, 31 मार्च या 30 मार्च में आता है। ठीक है, नहीं 31 मार्च नहीं, 22 मार्च आता है या 21 मार्च, ये किसके हिसाब से होता है? ये सबसे बड़ा दिन होता है जब तुम्हारा इक्विनॉक्स होता है, इक्विनॉक्स शुरू होता है 22 मार्च 21 मार्च में, जब अर्थ के इक्वेटर पे सन बिल्कुल ऊपर वर्टिकली वो होता है, ये तब आता है तुम्हारा। ठीक है, 22 मार्च 21 मार्च के अराउंड, ये मतलब अभी अभी जो हिंदू, जिसको हमारे यहाँ हिंदू नववर्ष करके बोलते हैं, वो मनाते हैं, चैत्र शुरू होता है। ठीक है, तो ये ए है इसका आंसर 84। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं तुम्हारा 85 पे। तो ये बोल रहा है कि ये कुछ फेमस स्कल्पचर्स हैं, यानी कि फेमस मूर्तियाँ, और ये साइट है, ये कहाँ है? तो ये एक साइट ग्रांड इमेज ऑफ बुद्धा की एक इमेज है महापरिनिर्वाण की, जिसमें न्यूमरस सेलेसियल बॉडीज एंड म्यूजिशियंस अबाउट द सोरोफुल फिगर ऑफ हिज फॉलोअर्स बिलो, वो हैं उनके नीचे सोरोफुल, महापरिनिर्वाण मतलब वो मर जब रहे हैं उनकी। तो ये अजंता में एक ऐसी फ़ोटो है, ये बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अजंता में एक ऐसी फ़ोटो है। फिर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ह्यूज इमेज ऑफ वरा अवतार बोर इनकारनेशन ऑफ विष्णु एज ही रेस्क्यूज गॉडेस अर्थ फ्रॉम द डीप एंड कार्नेटिक वाटर स्कल्पचर, विष्णु अर्थ को बचाते हुए। ठीक है, उन्होंने हाथ में उठा रखा, बचा रहे हैं। तो ये जो है ये माउंट आबू में नहीं है, माउंट आबू जो राजस्थान में है, वहाँ तो जैन टेम्पल्स हैं, फेमस जैन टेम्पल्स। ठीक है, वो है तुम्हारा ये उदयगिरी में है, UDAI उदयगिरी। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं अर्जुनास पीनेस डिसेंट ऑफ गंगीज इज स्कल्प्टेड ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूज बोल्डर्स। तो ये जो 3 है ये ममल्लापुरम, ये बिल्कुल सही है। अगर तुम टेम्पल आर्किटेक्चर जब पढ़ोगे आर्ट एंड कल्चर में, तो यहाँ पे ममल्लापुरम में और बहुत सारे टेम्पल्स हैं, उनमें से एक ये भी है, ये पढ़ोगे, ये बेसिक्स का है, ये ऐसे नहीं है तुमको लग रहा होगा कि ये कहाँ से उठ के आ गया, ये आर्ट एंड कल्चर का बेसिक्स ही है। ठीक है, तो इसमें 1 और 3 बिल्कुल सही है, तो इसमें सी आंसर आएगा 1 और 3। वो बोल रहे हैं गदर गदर एक पार्टी थी जो 1915 में बनी थी इंडिया की आज़ादी के टाइम, इनको रिवोल्यूशनाइज करना था, रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस एंड हेडक्वार्टर एट द सैन फ्रांसिस्को, बिल्कुल सही बात है, ये US में इसके हेडक्वार्टर्स थे, USA में गदर पार्टी। ये तब इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी तो पूछेंगे गदर पार्टी के 4 लोग होंगे कि ये इनमें से कहाँ गया था, इसके साथ क्या हुआ था, ये ऐसे, अब ऐसे पूछते हैं, पहले ये पूछ रहे थे कि गदर पार्टी है क्या, ये समझ रहे हो? तो इन्हीं पे बिल्डअप अब नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो तुम ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ना, इनको अच्छे से पढ़ लो। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर क्या 87 में बोल रहे हैं कि जो ये है कलारीपयट्टू क्या होता है? कलारीपयट्टू एक मार्शल आर्ट है जो कि साउथ इंडिया में सब कुछ जगह होता है, कहाँ? केरला में होता है ये इट्स एन एंशिएंट मार्शल आर्ट टेक्निक है। ठीक है, केरला की। उसके बाद हम देखते हैं कि ये गरबा गुजरात में होता है, बिल्कुल सही। मोहिनी अट्टम कैसे उड़ीसा में हो सकता है? मोहिनी अट्टम तो केरला में होता है। उसके बाद यक्षागना जो है, यक्षागना कर्नाटका में, बिल्कुल सही बात है। तो तुम्हारा 1 और 3 सही हो जाएगा इसमें 88 का। फिर हम देखते हैं 89 में, ये जो है कुछ देखो फेमस श्राइन्स दी हुई हैं और उनके लोकेशन दिए हुए हैं। ये टैबो मोनेस्ट्री एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। ये बहुत ही वैसा क्वेश्चन है जैसा मतलब एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, तो इसको देख लो बस। इसका आंसर मैं जल्दी बता देता हूँ तुम्हें कि क्या है, अदरवाइज़ ये पता नहीं, याद तो तुम कर पाओगे कभी या नहीं कर पाओगे। इसमें जो पहला है वो भी सही है, जो अलची टेम्पल है वो भी सही है। ये लोहनसक जो टेम्पल है ये तुम्हारा किन्नौर में है, KINNAUR, किन्नौर हिमाचल प्रदेश, जो सेब के लिए फेमस है। ये यहाँ पे जास्कर में नहीं है, तो इसका 1 और 3 है आंसर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में।
जो बीजक है, इज ए कंपोजिशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ सेंट दादू दयाल। नहीं, बीजक तो हमें पता है कबीर का वर्क है, फेमस कबीर का वर्क। तो ये ख़त्म हो गया। ये कब पढ़ोगे तुम? ये पढ़ोगे भक्ति मूवमेंट में, डिफरेंट संस और उनके क्या, उनकी स्टोरीज और उनके वर्क्स, ये पढ़ोगे, ठीक है। उसके अंदर फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वॉज प्रोपाउंडेड बाय माधवाचार्य। पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग होता है भक्ति करो भगवान जी की, तो सब कुछ मिल जाएगा। भक्ति भी किसकी करते हैं? कृष्णा की करते हैं। इसमें ये इन्होंने नहीं किया था, माधवाचार्य ने, ये दिया था तुम्हारा किसने? वल्लभाचार्य ने। VALLABHACHRY, वल्लभाचार्य ने। तो ये भी गलत, ये भी गलत, 90 का हो गया डी आंसर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, उसके बाद हम देखते हैं 91 में बोल रहे हैं कम्युनिटी ऑफ पीपल कोल्ड मंगानियार्स। मंगानियार्स कौन है? मंगानियार्स थे जो म्यूजिकल ट्रेडिशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। मंगानियार्स जो है वो राजस्थान के मुस्लिम कम्युनिटी है जो म्यूजिक गाती थी, ठीक है, जो म्यूजिक गाती है, ठीक है। तो म्यूजिक नॉर्थ वेस्ट इंडिया है ये। फिर उसके बाद बोला है 992 में क्या ऑब्जेक्टिव थे क्वीन एलिजाबेथ की, क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन के, जो 1858 में हुई थी, जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसके बाद हुई थी। क्या हुआ था? कंपनी डिस्ट्रॉय हो गई थी पूरी की पूरी और अब आ गया था क्वीन का रूल, ठीक है। तो टू डिक्लेयर एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट को कोई भी वो करेंगे, टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन, हाँ मतलब इसको अगर सीधे हिंदी में समझे तो अब वो क्या था कि इंडियन जितनी भी जगह थी इंडिया की वो सब क्वीन एलिजाबेथ के अंडर आ गई थी, तो उसको कोई डिस्क्लेम नहीं कर सकता था। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कि अब क्या कर सकते हैं, अब रानी करती है रूल, अब कंपनी रूल नहीं करती, कंपनी रूल से क्वीन रूल पे चला गया था। तो ये बिल्कुल सही बात है। टू रिप्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, हाँ यही तो किया था, ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया था। टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विद इंडिया, अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो ट्रेडिंग कंपनी रह ही नहीं गई थी, उसका वो ट्रेड करती ही नहीं थी। 1 और 2 है 92 का आंसर, ठीक है, 1 और 2। उसके बाद बोल रहे हैं कि जो इबादत खाना था एट फतेहपुर सीकरी, उसका क्या सीन था? वो क्या था? इबादत खाना था जहाँ पे अकबर बैठ के रिलीजियस लीडर से बात करता था। होल इन विच अकबर हैड डिस्कशन विद द स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजियंस, इनके साथ डिस्कशन करता था अकबर। अकबर का ये जो वो है रिलीजियस रिफॉर्म 2025 के मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि रिलीजियस रिफॉर्म्स जो अकबर के थे, या रिलीजियस वो इबादत खाना था, सुलह कुल था, और तुम्हारा ये सारी जो चीज़ें थी उनका जो दीन इलाही उन्होंने वो बनाया था, रिलीजन बनाया था, वो इन सारी चीज़ों को पढ़ लेना, ये फेमस चीज़ें अकबर की, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अब तुम्हारा 94 पे चलते हैं कि जो तुम्हारा फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में कि खाना और कितना अच्छा खाना है, तो वो बोलते हैं कि इन्हेंसिंग द सीड रिप्लेसमेंट रेट्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स हेल्प इन अचीविंग द फूड प्रोडक्शन टारगेट्स ऑफ फ्यूचर। ये बोल रहे हैं अपने आप ही कि ऐसे करता है, तो हाँ ये करता है, बिल्कुल सही तो बात है। सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है? SRR जो होता है वो ऐसे होता है कि यूजुअली फार्मर्स को ये एडवाइस किया जाता है कि जो अपने एग्रीकल्चर फील्ड में उसके वो हुआ है, बीज उगे हैं, उन्हें ही आगे ऐसा ना करे, सेव कर ले और उन्हीं को लगाए वापस खेत में और उससे पेड़ हो। इससे क्या होता है कि ये कमज़ोर होते जाते हैं। उनको बोला जाता है कि हर बार नए लगाओ। तो अगर उसने ऐसा किया 100 बीज लगाए, इस बार उसने 40 नए लगाए हैं, तो ये होगी SRR, नए टोटल बीज कितने लगाए, नए बीज कितने लगाए टोटल पे। तो ये बढ़ाने की बात करती रहती है इंडियन गवर्नमेंट भी। तो ये SRR है, उसको ध्यान से पढ़ना, वो आएगा एग्रीकल्चर में। बट वोट आर द कॉन्स्टेंट इन द वाइडर ग्रेटर इम्प्लीमेंटेशन, अगर लेकिन हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या
रुकावटें आती हैं इसमें। देयर इज़ नो नेशनल सीड पॉलिसी इन प्लेस, भारत में नो सीड पॉलिसी है नहीं। कैसे नहीं है? सीड पॉलिसी 2002 में ही आई थी, ये तो गलत बात है। देयर इज़ नो participation of private sector seed companies in the supply of quality seeds of vegetable and planting material of horticultural crops। प्राइवेट कंपनी तो क्वालिटी सीड्स देती हैं इंडिया में, ऐसा कैसा? नो पार्टिसिपेशन। देयर इज अ डिमांड सप्लाई गैप रिगार्डिंग क्वालिटी सीड इन केस ऑफ लो वैल्यू एंड हाई वैल्यू। ये बिल्कुल बात है कि हाई वैल्यू क्रॉप्स जो हैं उनके तो क्वालिटी सीड्स मिल जाते हैं, लो वैल्यू क्रॉप्स के क्वालिटी सीड्स कंपनी भी नहीं बनाती, क्योंकि कम ही किसान खरीदेंगे तो क्या फायदा, उसको नहीं बनाते हैं। तो इसका जो तुम्हारा सही आंसर आएगा वो आएगा 3 ओनली। हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 95 पे। इको सेंसिटिव जोन्स जो हैं, इको सेंसिटिव ESZ, इनके बारे में पूछ रहा है। इको सेंसिटिव जोन्स आर द एरिया दैट आर डिक्लेयर्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये बिल्कुल गलत बात है। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986 के अंतर्गत डिक्लेयर किए गए थे, तो 1 गलत हो गया। इनका क्या एरिया है? द पर्पज ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन्स इज टू प्रोहिबिट ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन दोज जोन्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अलावा और सारी ह्यूमन एक्टिविटी को डिक्लेयर कर देंगे क्या कि नहीं कर सकते, पर ऐसी बात नहीं है। एग्रीकल्चर के अलावा और भी कई सारी हैं। ग्रीन इंडस्ट्री यहाँ काम कर सकती है, यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स काम कर सकती हैं, यहाँ पे और क्या काम कर सकता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो आप। उसके अलावा ये सारी ग्रीन टेक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं यहाँ, ये सारी चीज़ें अलाउड है। ऐसा नहीं है एग्रीकल्चर के अलावा कुछ अलाउड ही नहीं है, तो ये भी गलत है। इसके ESZ के अलग अलग वो भी होते हैं, ESZ1, ESZ2, ESZ3। वो तो शायद मीन्स के लिए याद करना पड़ेगा, इसके लिए ना याद करना पड़े, पर फिर भी याद करोगे तो अच्छा है, उससे पता चलेगा कि कहाँ क्या क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। फिर हम तो इसमें क्या है? इसमें कोई सा भी नहीं है। 95 में तुम्हारा आंसर है, 95 का आंसर D हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद 96 देखते हैं हम। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज स्टैब्लिश्ड अंडर द EPA 1986। EPA 1986 बोल रहा है, नहीं, अब ये गलत है। ये तुम्हारा एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है वो एनिमल्स क्रूएलिटी एक्ट करके आया था 1960 में, कि जो भी एनिमल्स है उनके साथ क्रूएलिटी नहीं करेंगे। जैसे सर्कस में की जाती है, या हाथियों को पाल लेते थे और उनको मतलब मिसयूज़ करते हैं, उनके साथ क्रूएलिटी करते हैं। जादुओं में पहले जादू में करते थे ना, कि जादू दिखाने आते हैं लोग, तो उसमें उन्होंने कोई बंदर को पकड़ लिया, किसी को पकड़ लिया, इस टाइप की, या किसी भी खेल में कल्चरल कोई भी एनिमल क्रूएलिटी ना हो, इससे बचने के लिए बनाया था। तो ये बनाया था तुम्हारा एनिमल क्रूएलिटी एक्ट 1960 में, एनिमल के वेलफेयर को ध्यान रखता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज स्टैट्यूटरी बॉडी, ये बिल्कुल सही बात है, ये एक लॉ से बनी हुई बॉडी है। ये प्रोजेक्ट टाइगर, और अब तो प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट एक हो गए। प्रोजेक्ट टाइगर चला था 1973 में, तो ये इम्पोर्टेंट है, टाइगर रिजर्व्स इम्पोर्टेंट है। तो ये बनी है तुम्हारा WPA 1972 के अकॉर्डिंग। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये भी बिल्कुल सही बात है। NGRBA जो होता है, NGR नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, वो प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। वैसे तो अब ये प्रोजेक्ट ये हटा के, बॉडी हटा के, अभी नमामि गंगे करके तुम्हारा प्रोजेक्ट चला था जब BJP आई थी, तो ये पढ़ लेना, ठीक है। इसमें एक सोसाइटी बनाई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं तुम्हारा, तो इसमें क्या हो गया? इसमें आ जाएगा तुम्हारा आंसर 2 और 3, 1 गलत है, ठीक है। अब हम देखते हैं तुम्हारा 97, वो बोल रहा है कि विटामिन C से स्कर्वी होता है, ये तो बिल्कुल सही बात है तुम्हारा। विटामिन D से रैकेट्स होता है, ये भी सही बात है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन E से नहीं होती, विटामिन E होता है, उससे होता है न्यूरो प्रॉब्लम्स, न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। और जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो होती है विटामिन A से। तो इसमें 1 और 2 सही है। उसके बाद 97 देखते हैं। There are some concern regarding the nanoparticles of some chemical element that are used by the industry in the manufacturing of various products। नैनो पार्टिकल जो यूज़ करते हैं केमिकल्स में मैन्युफैक्चरिंग में, तो उससे क्या है, ये बहुत छोटे छोटे हैं, और ये क्या करते हैं कि ये खाने में आ जाते हैं, वहाँ से पानी में चले जाते हैं, एक्वेटिक फूड चेन में चले जाएंगे, वहाँ से ह्यूमंस में आ जाएंगे, तो ये ह्यूमंस में जमा होते जा रहे हैं। ह्यूमंस हमें क्या करना है, इनको कम करना है। दे कैन एक्यूमुलेट इन द
इन्वायरमेंट एंड कंटामिनेट वाटर एंड सोयल, ये बिल्कुल सही बात है। दे कैन एंटर द फूड चेन, ये भी सही बात है। दे कैन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स, ये भी सही बात है। फ्री रेडिकल्स होते हैं जो तुम्हारा बॉडी में बॉडी से इलेक्ट्रॉन लेके एक वो कर लेते हैं, फ्री स्टेट में रहते हैं। फ्री स्टेट का मतलब है कि ये कभी भी किसी के साथ बाइंड कर लेंगे और इसलिए बॉडी को हार्म करते हैं। तो इसमें क्या है कि 1 2 3 ऑल आंसर हो जाएंगे। नैनो पार्टिकल के बाद अब देखो जो और भी वो हैं, नैनो पार्टिकल और किस टाइप के हो सकते हैं, जैसे बायोप्लास्टिक्स, बहुत छोटी छोटी, इन पे क्वेश्चन आगे पूछा गया तो ये भी पढ़ लेना। नैनो टेक्नोलॉजी पे, नैनो पार्टिकल्स पे 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये नेचुरली बनते हैं नहीं बनते हैं, बनते हैं नेचुरली भी, ठीक है, तो देखना ये, ठीक है। उसके बाद हम 9, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा तुम्हारा आंसर 1 2 3 ऑल। 99 पे चलते। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन प्रोड्यूस करता है, ये देता IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक और बहुत अच्छी रिपोर्ट है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, GFSR, एक ये भी याद कर लेना। और भी IMF के अलावा वर्ल्ड बैंक की कौन कौन सी होती है, IMF की ये है तो तुम्हारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कौन कौन सी होंगी, ठीक है, ये सब की रिपोर्ट्स याद कर लेना, कई बार पूछी गई हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं तुम्हारा 100 में ये बोल रहा है कि इनमें, अब ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। पहले क्या होता था, प्लान एक्सपेंडिचर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता था, अभी फिलहाल में ऐसा डिस्टिंक्शन खत्म हो गया है, कोई प्लान एक्सपेंडिचर या नॉन प्लान एक्सपेंडिचर नहीं होता। अब हमारे यहाँ क्या है कि पहले क्या था कि प्लान एक्सपेंडिचर जो होता था बजट में, वो होता था जो फिक्स खर्चे थे गवर्नमेंट के। फिक्स खर्चे क्या थे, फिक्स खर्चे यही थे, डिफेंस पे एक्सपेंडिचर होगा, इंटरेस्ट पेमेंट जाएंगे, सैलरी और पेंशन दी जाएंगी, सब्सिडी दी जाएंगी, ये फिक्स है। और तो ये नॉन प्लान होते थे। प्लान खर्चे ये नॉन प्लान है, ये होंगे ही होंगे। प्लान खर्चे क्या होते थे कि हम डेवलपमेंट करेंगे, हम रोड्स बनाएंगे, ये सब बनाएंगे। अभी जो नॉन प्लान खर्चे हैं उनको बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है, डे टू डे के लिए। अभी हमारा बजट कैसे है, रिवेन्यू में और कैपिटल में, है ना। तो रिवेन्यू में डे टू डे, कैपिटल में लॉन्ग टाइम के। अभी ऐसा हो गया, तो ये भी पढ़ लेना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि अब ऐसा हो गया, पहले ऐसे प्लान नॉन प्लान होता था, ये 5 ईयर प्लान के टाइम की बात थी। अब तो 5 ईयर प्लान ही खत्म हो गया, तो ये भी खत्म हो गया 2017 में, ये भी खत्म हो गया था। अब गवर्नमेंट हमारी प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इस टाइप का कोई काम नहीं करती है, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, हमारे सारे हो गए क्वेश्चन, ये सारे खत्म हो गए। अगर हम इस क्वेश्चन पेपर की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से थोड़ा सा कुछ चीज़ें बनाएं तो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि देखो, सबसे पहले तो SNT में ऑल 4 यूजुअली आंसर होता ही होता है। दूसरी एक अंडरस्टैंडिंग हमने ली है कि टॉपिक्स जो पहले पूछे गए थे उनकी एक्सटेंडेड नॉलेज आगे पूछी जा रही है। तो हमें ये ट्राई करना, जो भी हमने टॉपिक PYQ में देखे हैं, अगर वो बेसिक्स के बहुत अच्छे टॉपिक हैं तो उन पे और ज़्यादा डेप्थ में हम क्या करें, रिसर्च करें, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बढ़ जाएगी, ठीक है। कई सारे टॉपिक देखे हमने, बायोफ्यूल्स पे, पार्लियामेंट पे, इस पे उस पे। फिर एक और चीज़ अगर हम तीसरी देखें अपनी, तो हमको ये भी समझ आता है कि कुछ क्वेश्चंस जो होंगे, जैसे मैं अभी देखा इसमें 5 10 किसी में 20 ऐसे होंगे, ये एकदम सर के ऊपर से जाएंगे, एकदम कुछ समझ नहीं आएगा। और तो लेकिन इससे हमें ये भी नहीं होना है ना कि ये क्वेश्चन तो हमें चाहिए भी नहीं, अगर 20 भी हैं, अगर इवन 30 भी हैं, तो भी हमारे पास 70 क्वेश्चन है। 70 में से अगर हमने 50 55 भी ठीक कर लिए तो हमारा क्या होगा, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो तुमको वो वाले फ्रूट्स ट्राई करने हैं तोड़ने का जो हमें दिख रहे हैं पहले से कि ये बेसिक्स का है, इसको कर लेते हैं। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बेसिक्स पढ़ते रहते हैं, करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पढ़ते, क्योंकि करंट अफेयर्स थोड़ी आती है। हम लोग भी ट्राई करेंगे करंट अफेयर्स की कुछ मैगजीन पढ़ाते हैं, जैसे PT 365 में ट्राई कर रहा हूँ। इनकी शॉर्ट 1-1 घंटे की वीडियोस बनाऊंगा। अगर आप लोगों को भी ऐसा ये कॉन्सेप्ट कुछ पसंद आए तो कमेंट करके बताना कि हाँ बना सकते हो। तो इससे क्या होगा, फोमो भी नहीं रहेगा कि हमने पूरा का पूरा नहीं किया। वैसे तो करंट अफेयर्स तुम्हें पता ही है ऐसी आएगी करंट अफेयर्स की, या तो जो होने वाले होंगे वो सबके हो जाएंगे,
जितना भी कम तुमने पढ़ा होगा, और जो ना होने वाले हैं ना वो कोई नहीं कर पाएगा, वो आएगा ही ऐसा। तो इसीलिए थोड़ा पढ़ो, जो सब करेंगे वो तुम भी कर लेना, पर तुम अपना जो करो बेसिक्स उसको इतना मजबूत कर लो कि उससे कुछ वो ही ना रहे, तुमको दिक्कत ही ना रहे बेसिक के क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या, तुम्हारा 2013 का पेपर हमने करा दिया, 2014 का करा दिया। आगे के पेपर भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून, पढ़ाई करते रहो, पेपर बहुत पास में है। बिना एंजाइटी के पढ़ो, एंजाइटी लाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं करेगी एंजाइटी, परफॉर्मेंस प्रेशर आएगा ज़्यादा, गंदा परफॉर्म करोगे और सिलेक्शन नहीं होगा। अगर एंजाइटी नहीं होगी तो उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो तुम एक बहुत बड़े ऑफिसर बनोगे, इस चीज़ का ट्राई कर रहे हो तो ये अपने आप को रेगुलेट करना सीख लो कि हाँ मैं एंजाइटी नहीं लूँगा और मैं कंटिन्यू बेसिक्स पढ़ता रहूँगा, याद करता रहूँगा। जिस दिन मेरे बेसिक्स अच्छे से याद हो जाएंगे तब सिलेक्शन हो जाएगा बहुत जल्दी से। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहो, पेपर पास में है। ऑल इंडिया भी पेपर लगाते रहो, अगर कहीं से भी कुछ मिलते हैं पेपर लगाना सबसे अच्छा है भी। तब तक के लिए बाय बाय, हम आगे आएंगे और वीडियो भी डालेंगे। बाय। और प्लीज़ इस चीज़ को, अगर इस वीडियो को आप लोग थोड़ा भी आगे शेयर कर सकते हो किसी भी नए चैनल में या ग्रुप में तो कर दो, हमारे लिए वो मोटिवेशन की तरह काम करता है। बाय।